हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को, जिससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट हम कंप्लीट कर चुके थे और पहला रूल भी हम कंप्लीट कर चुके थे। पहले रूल को हमने कंप्लीट कर लिया था। ये उसमें पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल आती है, और अगर मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में अनकाउंटेबल नाउन आ रही है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। इसके बाद हम अपना रूल नंबर सेकंड स्टार्ट कर चुके थे। दोस्तों, जिस रूल नंबर सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि अगर दो सब्जेक्ट मान लीजिए आपके बोथ एंड से जुड़े हुए हैं, तो बोथ एंड से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स में आप किस तरीके से वर्ब का, प्रोनाउन का और एडजेक्टिव का यूज करेंगे, और उसके एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए थे उस रूल नंबर सेकंड में ही। और क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से उसे डिस्कस करना है, ये आज हम कंप्लीट करेंगे एक बार। तो देखिए, हमने लास्ट जो रूल डिस्कस किया था, एक बार मैं उसे आपको बता दूं। हमने लास्ट जो रूल हमारा डिस्कस किया था वो था बोथ एंड का। किसका रूल था दोस्तों? बोथ एंड का रूल था। और अगर मैं बोथ एंड के रूल की बात करूं तो हमने कंसेप्ट जो डिस्कस किया था वो ये था कि अगर मान लीजिए सेंटेंस में क्या आ रहा है, बोथ आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद एंड, और फिर से आपको मिल रहा है एक सब्जेक्ट यदि मिल रहा है, और अगर ऐसा है तो हमने लिखा था कि उस वाक्य में आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी, प्रोनाउन भी माय डियर प्लूरल होगा, और एडजेक्टिव भी कैसा होगा, प्लूरल ही होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एडजेक्टिव भी कैसा होगा, प्लूरल ही होगा। ये हमने क्लियर किया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप लोगों को एक बात समझनी है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को आइडेंटिफाई करने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम इस रूल को बेहतर ढंग से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए सिंगुलर वर्ब की पहचान करनी है तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है कि कोई भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिसके अंत में एस लगा हुआ है वो सिंगुलर वर्ब होती है, और बाकी जिसके अंत में एस नहीं है वो प्लूरल हो जाएगी। इसी प्रकार से मेन वर्ब के साथ भी अगर हम अपनी तरफ से एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। कैसी वर्ब बन जाती है? सिंगुलर वर्ब बन जाती है। लेकिन माय डियर, समस्या आती है हमारे प्रोनाउन और एडजेक्टिव को डिसाइड करने में। आप कहेंगे सर, इनको डिसाइड करने में क्या समस्या है? माय डियर, इनको डिसाइड करने में समस्या यह है कि प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल एडजेक्टिव बोलने का मतलब है कि आप वहां पर डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास 3 पर्सन है। कितने पर्सन है? 3। और तीनों पर्सन में हर पर्सन का एक एक शब्द प्लूरल है। जैसे फर्स्ट पर्सन के पास प्लूरल क्या है? वी है। सेकंड के पास प्लूरल क्या है? यू है। थर्ड के पास प्लूरल क्या है? दे है। अब हमने कहने को तो सिंपल तरीके से कह दिया कि बोथ एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आपका प्रोनाउन और एडजेक्टिव प्लूरल होगा, लेकिन इन तीनों में से 3 प्लूरल हैं, तो इन तीनों में से कौन सा प्लूरल लगाएं हम वाक्य में? तो ये तो एक कंफ्यूजन वाला कंसेप्ट हो गया कि हमने इसको पढ़ भी लिया और फिर भी इससे आने वाले प्रश्न सही नहीं कर पाए, तो फिर क्या मतलब निकला? तो इसलिए प्रोनाउन और एडजेक्टिव कैसे डिसाइड हम करेंगे ये हमें यहां जानना है। तो इसके लिए हम अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। आप समझिएगा, यहां दोस्तों ध्यान रखिएगा। वैसे इसको रूल के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो तो हम पढ़ेंगे ही अभी, लेकिन रूल आप, मेरे ख्याल से बेटर है रूल को थोड़ा अवॉइड करके लिखेंगे भी, पढ़ेंगे, वो बात सब ठीक है, लेकिन अवॉइड करके बेटर है कि आप उसका बेसिक कंसेप्ट समझो कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि हमारे पास 3 पर्सन है, जो मैंने आपको पर्सन डिस्कस करते समय भी बताया था। 3 पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब फर्स्ट पर्सन जो है उसको फर्स्ट पर्सन क्यों कहा गया? फर्स्ट पर्सन में जो आईवी आते हैं उनको सबसे पहले क्यों लिखा गया? तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी को भी पहले रखने का मतलब होता है कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस ज्यादा रखता है। किसी को भी पहले रखते हैं, लाइक इन एक्टिव सेंटेंसेस। एक्टिव सेंटेंस में हमारे लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस ज्यादा रखता है, इसलिए सब्जेक्ट को वर्ब से पहले रखते हैं। और पैसिव में ऑब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंस ज्यादा रखता है तो ऑब्जेक्ट को पहले रख देते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट होता है उसे हम पहले लिखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन इंपॉर्टेंट हुआ, उसके बाद इंपॉर्टेंस किसकी होती है? सेकंड की, फिर हमारा लास्ट थर्ड बचता है, वो हमने वहां लिख दिया।
फर्स्ट पर्सन की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि वो स्पीकर होता है, उसमें शामिल आपके सेकंड में लिसनर होता है, थर्ड में ना तो वो स्पीकर होता है ना लिसनर होता है। और ये चीज आपकी अगर क्लियर हो गई तो अगला कंसेप्ट आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। समझना आप, अगर माय डियर आपको किसी भी वाक्य में फर्स्ट पर्सन मिल रहा है और उस फर्स्ट पर्सन के साथ आपको सेकंड और थर्ड पर्सन यदि मिल रहा है तो आप ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में आपको हर हाल में वहां जो यूज करनी पड़ेगी वो किसकी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी? वी की फॉर्म। किसकी फॉर्म उस वाक्य में? मैं इसको पूरा लिख देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, फॉर्म ऑफ वी। किसकी फॉर्म लिखनी पड़ेगी? वी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी? क्योंकि आपने इधर लिखा है कि फर्स्ट पर्सन का आना जरूरी है और सेकंड और थर्ड में से कोई भी आ जाए। तो आप मुझे बताइएगा इन तीनों पर्सन में इंपॉर्टेंस ज्यादा किसकी है? तो आप कहेंगे सर फर्स्ट पर्सन की। और जब फर्स्ट पर्सन की इंपॉर्टेंस है तो सब कुछ डिसाइड भी कौन करेगा? फर्स्ट पर्सन डिसाइड करेगा। और फर्स्ट पर्सन जब डिसाइड करेगा तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? वी होता है। तो इसलिए हम वी की फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि मान लीजिए आपको सेकंड पर्सन दिया जा रहा है और उसके साथ माय डियर आपको थर्ड पर्सन दिया जा रहा है, तो अब आप मुझे बताओ सेकंड और थर्ड में से इंपॉर्टेंस ज्यादा किसकी है? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा होती है? तो आप स्पष्ट कह देंगे कि सर सेकंड पर्सन की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए उसे थर्ड पर्सन से पहले लिखा जाता है। और माय डियर जब सेकंड पर्सन की इंपॉर्टेंस है तो उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्म डिसाइड करेंगे। तो माय डियर यहां आप फॉर्म ऑफ यू, किसकी फॉर्म यूज करोगे? यू की फॉर्म का यूज करोगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए आपको वाक्य में थर्ड पर्सन दिया जा रहा है और उसके साथ अन्य थर्ड पर्सन भी दिया जा रहा है, तो आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा वहां आपको यूज करना पड़ेगा किसकी फॉर्म को? दे की फॉर्म को यूज करना पड़ेगा, फॉर्म ऑफ दे। दे की फॉर्म का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। और अब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव जब हम प्लूरल लगाएंगे तो प्लूरल का मतलब क्या है, कौन सा लगाएं हम, तो वी कब लगेगा, यू कब लगेगा और दे कब लगेगा, ये इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से समझना आप एक बार। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपके लिए लिखा, यू एंड आई हैव completed their work। अगर मान लो मैंने ये वाक्य आपके सामने लिखा और आपसे कहा कि बताओ ये वाक्य सही है या गलत है, तो माय डियर सिर्फ इस रूल की अगर हम बात करें, केवल इतना सा हम पढ़ लेते और इस कॉन्सेप्ट को यदि नहीं पढ़ते तो हमें ये वाक्य पूर्ण रूपेण सही लगता। क्यों लगता? क्योंकि हमने कहा कि यू और आई यानी दो पर्सन जब जुड़े हुए हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहां बोथ और लिख देता हूं, ठीक है। तो बोथ एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब आ रही है, यानी ये सेंटेंस यहां सही है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव भी कैसा आता है? प्लूरल। तो प्लूरल कौन है? देयर। भाई दे की फॉर्म है देयर, तो ये भी प्लूरल है, यानी ये भी सही है। लेकिन क्या वास्तव में सही है ये वाक्य? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां जब हम पर्सन की बात करते हैं तो यू है सेकंड पर्सन, आई है आपका फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट और सेकंड जब एक साथ आते हैं तो किसकी फॉर्म यूज होनी चाहिए? वी की फॉर्म यूज होनी चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और वी की फॉर्म के हिसाब से हम यहां देयर नहीं बल्कि आर का प्रयोग करेंगे, यह आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वाक्य तब सही माना जाएगा आपका। और अब जाकर एक कंसेप्ट हुआ कि हां बोथ एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब तो प्लूरल आती ही है, प्रोनाउन एडजेक्टिव भी प्लूरल आते हैं। कौन से प्रोनाउन और एडजेक्टिव प्लूरल आएंगे वो आपको इस लिस्ट के अनुसार पता लगेगा। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर। आपका कंसेप्ट यहां आकर क्लियर हो गया होगा, मैं जहां तक समझता हूं। तो आप समझिएगा इस कंसेप्ट को कि किस तरीके से आप इस कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसमें अब एक पॉइंट और बचता है, और वो पॉइंट क्या है कि सब ये तो हमारे समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या इसमें कभी ऐसा हो सकता है कि आई पहले आ जाए यू बाद में आ जाए? भाई इसमें तो आपने यू पहले लिखा है आई बाद में लिखा है, तो क्या कभी ऐसा होगा कि आई पहले आ जाए और यू बाद में आ जाए? माय डियर हो तो सकता है, लेकिन फिर सेंटेंस का कंसेप्ट अलग होगा और उसके लिए आपको अलग से पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, रूल पढ़ना पड़ेगा। और माय डियर वो रूल जो है वो कहलाता है आपका
सीक्वेंस ऑफ पर्सन। क्या कहलाता है वो? सीक्वेंस ऑफ पर्सन। पर्सन कितने अपने पास? 3। तो यदि वाक्य में 2 या 2 से अधिक पर्सन एक साथ जुड़कर आ जाते हैं तो वहां हम उनकी क्या सीक्वेंस रखेंगे, क्या हम किस तरीके से कौन से पर्सन को पहले कौन से पर्सन को बाद में रखेंगे, इसको डिसाइड करना ही कहलाता है सीक्वेंस ऑफ पर्सन। क्या कहलाता है? सीक्वेंस ऑफ पर्सन। अब इसमें क्या होता है कि आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, हमारी मॉरलिटी भी हमें यह सिखाती है कि देखो भैया, नियम कहता है कि हमें अपनी बुराई पहले खुद को देखनी चाहिए जिससे हम अपनी बुराई को दूर कर सकें। सामने वाले में हमेशा अच्छाई देखनी चाहिए जिससे कि उसकी अच्छाई से हम कुछ सीखने का प्रयास कर सकें और हम भी अच्छे बन सकें, अपने आप को उत्कृष्ट बना सकें। यही होता है नियम। तो वो बात अलग है कि आज हम ऐसा फॉलो करते नहीं हैं, हम अपनी अच्छाई देखते हैं, दूसरे में बुराई देखते हैं। लेकिन होना यह चाहिए खुद की बुराई देखो, खुद की बुराई का एनालिसिस करो, दूसरे में अच्छाई देखो। और खुद की बुराई, बुराई बोले तो नेगेटिव सेंस, और खुद कौन? स्पीकर। स्पीकर कौन? फर्स्ट पर्सन। तो वही चीज यहां अप्लाई होती है माय डियर। ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए सेंटेंस आपका संबंधित है किससे? नेगेटिव सेंस से, या फिर जिसे हम कहते हैं बैड सेंस से संबंधित यदि है, तो पर्सन की जो सीक्वेंस होगी माय डियर वो होगी 1 2 3। क्या होगी? 1 2 3। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड पर्सन उसके बाद में और थर्ड पर्सन उसके बाद में, यानी जो सीक्वेंस होती है वही आपको याद रखनी है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं वैसे ही आपको याद रखनी है, इसमें बैड सेंस में, नेगेटिव सेंस में। लेकिन माय डियर अगर मान लीजिए सेंटेंस आपका संबंधित है किससे? पॉजिटिव सेंस से संबंधित है, या फिर हम कहें गुड सेंस से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुड सेंस से यदि संबंधित है तो उस कंडीशन में जो सीक्वेंस होगी वो होगी माय डियर क्या? 2 3 1। क्या होगी? 2 3 1, यानी सेकंड पर्सन पहले, उसके बाद थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन लास्ट में चला जाता है। किस सेंस में? पॉजिटिव सेंस या गुड सेंस की बात अगर हम करें तो। क्लियर यहां तक कंसेप्ट? अब इसके बाद में एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू एंड आई आर नॉट डूइंग दिस प्रोजेक्ट। मान लो कि यह वाक्य आपको दिया गया और आपसे कहा गया बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है। अब माय डियर अगर हम इस रूल को नहीं पढ़ते, सीक्वेंस ऑफ पर्सन को नहीं पढ़ें और इसके पिछले रूल्स को पढ़ लें, उस हिसाब से तो वाक्य सही है। भाई हम क्यों देखेंगे कि कौन पहले आना चाहिए कौन बाद में आना चाहिए जब हमें यह बताया ही नहीं गया तो। लेकिन अब तो हमें पता है। तो आप देखिएगा सेंटेंस की सेंस कैसी है, पहले तो यह पता लगाओ। तो आपने कहा कि सर नॉट लग रहा है, इसका मतलब सेंटेंस की सेंस नेगेटिव है, बैड सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बैड सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पर्सन को आइडेंटिफाई करो, यू कौन सा पर्सन? सेकंड। आई कौन सा? फर्स्ट पर्सन। तो दोस्तों देखना आप इसमें जरा सेंटेंस में कि क्या नेगेटिव सेंस और बैड सेंस में सेकंड पर्सन पहले आता है क्या? आप देखना नेगेटिव सेंस में, बैड सेंस में फर्स्ट पर्सन पहले और सेकंड पर्सन बाद में आता है, जबकि इसमें फर्स्ट पर्सन बाद में और सेकंड पर्सन पहले दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। तो इसको आपको सुधार कर आना पड़ेगा और करना पड़ेगा आई एंड यू करके आना पड़ेगा और वाक्य तब सही माना जाएगा। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। मान लीजिए कि वाक्य को मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं, आप ध्यान से समझना। आई एंड यू आर गुड प्लेयर्स। अगर यह वाक्य आपके सामने लिखा गया और आपसे कहा गया कि इस वाक्य में गलती ढूंढो, तो आपको कहा गया गुड प्लेयर्स हैं, आप अच्छे खिलाड़ी हैं। तो सेंटेंस की सेंस कैसी है? पॉजिटिव सेंस है। और पॉजिटिव सेंस है तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। यू कौन सा है? सेकंड पर्सन है। तो क्या पॉजिटिव सेंस में सेकंड पर्सन पहले और सेकंड पर्सन बाद में और फर्स्ट पर्सन पहले आता है क्या? तो देखो एक बार, पॉजिटिव सेंस में सेकंड पहले और फर्स्ट बाद में जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं कर रखा है। यह गलत है कंसेप्ट और आपको करना होगा यू एंड आई करना पड़ेगा। यह विशेष ध्यान रखिएगा। यह कहता है हमारा सीक्वेंस ऑफ पर्सन और इसके अकॉर्डिंग आप बोथ एंड वाले सेंटेंसेज को अच्छे प्रकार से और डिटेल में कैसा भी प्रश्न वो पूछ ले बिल्कुल सही करके आएंगे, कभी कोई गलती नहीं होगी। यह है आपका बोथ एंड का वास्तविक रूल।
सिर्फ हम इतना सा नहीं पढ़ सकते कि बोथ एंड से दो सब्जेक्ट जोड़े, वह प्लूरल लगा दो, प्रोनाउन प्लूरल और एडजेक्टिव प्लूरल, सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों। ये वास्तविकता क्या है ये मैंने आपको अब यहां एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। यह है हमारा बोथ एंड का रूल। अब हम चलेंगे इसी के जैसे एक और कंसेप्ट पर, और उस कंसेप्ट का नाम है माय डियर एंड। क्या है अगला रूल, क्या होगा, किसका होगा, एंड का होगा। कैसे हम एंड के साथ सब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, कैसे हम वर्ब का यूज करते हैं, कैसे प्रोनाउन एडजेक्टिव यूज करते हैं, ये सब हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले, हालांकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, इंग्लिश लैंग्वेज में वो टॉपिक आता है, बेहतरीन टॉपिक में शामिल किया जाता है, और शायद ही कोई ऐसी एग्जाम हो, कोई रेयर एग्जाम ही ऐसी होगी जिसमें इस टॉपिक को नहीं पूछा जाता, और उस टॉपिक का नाम है माय डियर डिटर्मिनर्स। एंड को समझने के लिए जरूरी है, और आप ध्यान दीजिएगा टॉपिक का नाम है क्या, डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स टॉपिक जो है, अब इस डिटर्मिनर्स की अगर हम बात करें तो डिटर्मिनर्स हैं क्या, यही तो समस्या है कि हमें डिटर्मिनर्स के रूप में सिर्फ बताया गया कि सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सेवरल और वेरियस, ये आपके डिटर्मिनर्स होते हैं। जबकि माय डियर डिटर्मिनर्स वास्तव में क्या है अभी हम समझेंगे। इसको ध्यान से समझना कि डिटर्मिनर्स वास्तव में क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग आप एंड को कंप्लीट कर पाओगे। तो पहला डिटर्मिनर जो है उसे हम कहते हैं क्या, आर्टिकल्स। और जबकि ज्यादातर सिलेबस देखना आप, एग्जाम कंडक्ट करने वाली इंस्टीट्यूट और जो संस्थाएं हैं वो भी आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स कहकर उस टॉपिक को देती हैं वहां पर, और ऐसा लगा, मतलब प्रतीत होता है, या वो ऐसा बताना चाहती हैं कि आर्टिकल अलग हैं और डिटर्मिनर्स अलग हैं। जबकि माय डियर आर्टिकल्स आर अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स, ऑल, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सबके सब डिटर्मिनर्स के पार्ट है, डिटर्मिनर का ही एक पार्ट है ये। और आर्टिकल जो हैं उसमें आपके कितने शब्द आते हैं, आर्टिकल अ, एन और दी, 3 आते हैं आपके। दूसरा जो आता है वो आता है आपका पजेसिव डिटर्मिनर, जो मैंने लिस्ट बनवाई थी उस लिस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें आता है माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ये माय डियर आपके पजेसिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। कौन से, पजेसिव, जो आपके अधिकार सूचक या संबंध सूचक कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें कहा जाता है पजेसिव। इसके बाद में आता है अगला आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। कौन सा आता है दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर आता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर में आपके केवल 4 शब्द आते हैं, ज्यादा शब्द आते भी नहीं हैं। एक आता है दिस, एक आता है दैट, एक आता है दोस्तों दीज, और एक आता है आपका दोज। ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। इसके अलावा अगला आता है दोस्तों आपके डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। और डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके एक आता है ईच, एक आता है एवरी, एक आता है ईदर, एक आता है नीदर, एक है वन, और एक है दोस्तों आपके नन। हालांकि डिटर्मिनर्स अभी भी बहुत बचे हैं, अभी भी बहुत डिटर्मिनर्स बचे हैं, लेकिन यहां आपके एंड को कंप्लीट करने के लिए जो डिटर्मिनर चाहिए बस हम उन्हीं की बात करेंगे। और इसके बाद जो हम डिटर्मिनर लिखेंगे वो डिटर्मिनर है दोस्तों आपके इंडेफिनिट डिटर्मिनर। और इंडेफिनिट डिटर्मिनर में आते हैं आपके सम, एनी, मच, मैनी, सेवरल, वेरियस, फ्यू, a few, the few, little, a little, the little है। ऐसे मतलब जो शब्द हैं आपके ऑल आ गया, बोथ आ गया,
ये सभी के सभी शब्द जो हैं वो आपके इंडेफिनिट डिटर्मिनर में आते हैं। और दोस्तों अब आप इन डिटर्मिनर्स की लिस्ट को देखकर और आराम से पता लगा सकते हैं कि अब तक हमसे डिटर्मिनर के रूप में जो शब्द बताए गए थे वो सिर्फ ये एक टॉपिक को यानी एक पार्ट जो है डिटर्मिनर का उसको रिप्रेजेंट करके बताया गया, जबकि वास्तव में डिटर्मिनर के और भी टाइप्स होते हैं। अभी मैंने बहुत से टाइप तो लिखवाए नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी आपको जरूरत नहीं है, वरना डिटर्मिनर्स तो और भी होते हैं माय डियर। एम्फेटिक डिटर्मिनर होता है, एक्सक्लेमेटरी डिटर्मिनर होता है, इंटरोगेटिव डिटर्मिनर होता है, न्यूमरल डिटर्मिनर और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर होते हैं, उसमें भी कई टाइप होते हैं आपके, कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, मल्टीपल है। तो लेकिन उनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इनकी जरूरत है, क्योंकि इससे हम एंड को कंप्लीट कर पाएंगे। तो माय डियर ये आपके डिटर्मिनर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर का ही पार्ट होते हैं। आपका पजेसिव डिटर्मिनर है, फिर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एंड देन इंडेफिनिट डिटर्मिनर। ये आपको याद रखने हैं। क्लियर कंसेप्ट? आप एक बार इसे देख लें, फिर मैं आपको एंड का कंसेप्ट बताऊंगा कि एंड में कैसे आपको इनके रूल अप्लाई करने हैं इनको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, डिटर्मिनर्स आपके कंप्लीट है, तो बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। तो एंड का पॉइंट ए क्या कहता है माय डियर? अब देखना, डिटर्मिनर पढ़ने से हमें क्या हेल्प मिलेगी, क्यों पढ़े हमने डिटर्मिनर, अभी इसका लॉजिक है प्रॉपर। यह कहता है कंसेप्ट कि अगर मान लो किसी वाक्य में आपको मिल रहा है कोई भी डिटर्मिनर, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों लिखे थे शब्द पहले, क्योंकि अब डिटर्मिनर की लिस्ट के अंडर में जितने भी शब्द हैं वो सब आपको पता तो हैं कम से कम, और वो यदि पता है तो अब यहां पर हम अलग अलग शब्द तो नहीं लिख सकते थे ना डिटर्मिनर के रूप में। अब डिटर्मिनर एक शब्द से भी काम चल गया, आप समझ गए। अच्छा, कहने का मतलब है उन शब्दों में से कोई भी शब्द आ जाए। और डिटर्मिनर के बाद में यदि दोस्तों आपको मिल रहा हो कोई सब्जेक्ट, फिर आपके मिल जाए एंड, और उसके बाद पुनः आपको मिल जाए भाई एक डिटर्मिनर, और उसके बाद पुनः आपको मिल जाए एक सब्जेक्ट, तो ध्यान रखिएगा उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। प्रोनाउन भी आपका प्लूरल होगा और एडजेक्टिव भी आपका प्लूरल ही होगा। यह विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर है भाई? अब आप जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझना, या फिर इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। सिंपल लैंग्वेज क्या कहती है कि यदि दो सब्जेक्ट आपके जुड़े हुए हों एंड से, और दोनों ही सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ मिल जाए क्या, डिटर्मिनर लगा हुआ मिल जाए, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वहां पर जो आपकी वर्ब आएगी, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वो तीनों कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। ये विशेष ध्यान रखिएगा। समझना, जैसे हमने लिखा अ टीचर एंड अ फिलोसोफर हैज गॉन देयर, और आपसे पूछा गया बताओ सेंटेंस सही है कि गलत है। अब आप यहां देखिए माय डियर, दो सब्जेक्ट हैं आपके, दोनों जुड़े हुए हैं किससे, एंड से, और दोनों के साथ लग रहा है आपका डिटर्मिनर। भाई आर्टिकल है तो आर्टिकल भी डिटर्मिनर का पार्ट है, दोनों के साथ डिटर्मिनर लगा हुआ है। तो दोस्तों यहां पर आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हैज के स्थान पर आपको यूज करना पड़ेगा किसका, हैव का यूज करना पड़ेगा। यह विशेष ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आपको सेंटेंस दे दिया जाए, माई फादर एंड माई गार्जियन इज कमिंग हियर टुडे। इस सेंटेंस को देखिए आप, पुनः इसमें दोस्तों दो सब्जेक्ट दे रखे हैं आपके, फादर एंड गार्जियन, और दोनों के साथ आपको दे रखा है एक डिटर्मिनर। दोनों के साथ डिटर्मिनर अलग अलग है, और जब अलग अलग है एंड से जुड़े हुए हैं तो उस कंसेप्ट के अनुसार यहां पर जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। और माय डियर यहां इज का नहीं बल्कि किसका प्रयोग करेंगे आप, आर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको एक वाक्य दे दिया जाए, अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट हैज जम्प्ड हियर। ये आपको मान लीजिए वाक्य दिया कि बताओ सेंटेंस सही है या गलत है। तो दोस्तों इसमें देखिए एंड से दो पार्ट आपके जुड़े हुए हैं, और उन दोनों ही पार्ट के साथ आपने लगा रखा है आर्टिकल।
अ लगा रखा है और आर्टिकल अ बोले तो जो संबंधित है आपके किससे, डिटर्मिनर से संबंधित है, और डिटर्मिनर जब दोनों के साथ लग जाए तो दोस्तों प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो हैज के स्थान पर हम यूज करेंगे यहां किसको, हैव को यूज करेंगे। विशेष ध्यान रखिएगा, किसको यूज करेंगे, हैव को। यह है आपका एंड का पॉइंट ए का कंसेप्ट बेसिक रूप से, जो कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट आपके जुड़े हुए हैं किससे, एंड से जुड़े हुए हैं, और दोनों के साथ यदि डिटर्मिनर है तो दोस्तों उस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी, प्रोनाउन भी प्लूरल और एडजेक्टिव भी प्लूरल ही होगा। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों लेकिन इसी के अंदर पॉइंट ए के अंदर एक कंडीशन आ जाती है बट वाली, कि लेकिन क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी जो मैंने लिस्ट लिखवाई थी इसमें एक डिटर्मिनर आया था आपका, जिसे हमने नाम दिया था डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। और आपको ध्यान हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव में जो पहला शब्द लिखा और दूसरा शब्द लिखा वही ईच और एवरी थे। तो दोस्तों ये रूल ईच एवरी का ही है। और कैसे है कि अगर मान लो आपको किसी वाक्य में मिल रहा है ईच या एवरी, उसके प्लस में सब्जेक्ट, उसके प्लस में एंड, उसके प्लस में ईच और एवरी में से कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और आए भी या नहीं आए तो भी फर्क नहीं पड़ता, यानी दोनों सब्जेक्ट के साथ ईच एवरी लगे या केवल पहले के साथ लगे। आपको इसमें भी सावधानी बरतनी है। यह नहीं बोलना है केवल एक के साथ लगे, एक के साथ नहीं, एक के साथ का तो मतलब ये हो जाएगा पहले वाले के साथ मत लगाओ, बाद वाले के साथ लगा दो, तो भी एक के साथ तो है ही, तो भी एक के साथ तो माना ही जाएगा ना। लेकिन माय डियर ये ऐसा नहीं होता। आपको ध्यान रखना है कि अगर दो सब्जेक्ट एक साथ जुड़े हुए हैं तो या तो डिटर्मिनर आएगा दोनों के साथ और या फिर आएगा पहले के साथ। तो यानी दोनों के साथ आ जाए या पहले के साथ आ जाए और सब्जेक्ट आ जाए इसके बाद में, तो ध्यान रखना आप कि यहां आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब। आपका प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो है ये भी आपके सिंगुलर ही होंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं। किसके अनुसार आते हैं दोस्तों, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है। अब वापस से समझो इस कॉन्सेप्ट को कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और दोनों के साथ ईच एवरी लग रहा है या केवल पहले के साथ ईच एवरी लग रहा है, तो उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, प्रोनाउन भी सिंगुलर और एडजेक्टिव भी सिंगुलर ही होगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं आगे और इसका एग्जांपल देखते हैं। आपको अगर वाक्य ऐसे मिल रहा है ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज गॉन देयर, ऐसे मिल जाए, या फिर आपको ऐसे मिल जाए ईच बॉय एंड every girl have gone there, या फिर आपको ऐसे मिल जाए every boy and girl have completed the work। ये मान लीजिए आपको सेंटेंस दिए गए और आपसे कहा गया बताओ सेंटेंस सही है या गलत है। फिर मैं एक सेंटेंस और लिखूंगा जिसमें प्रोनाउन और एडजेक्टिव की बात हम करेंगे। अभी तो आप इन्हें देखिए दोस्तों, यहां दो सब्जेक्ट आपके जुड़े हुए हैं एंड से, दोनों के साथ हमने लगा दिया ईच, यानी दोनों के साथ भी ईच लग सकता है, और उस कंडीशन में जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब है, इसका मतलब ये सही है, तो वाक्य भी आपका सही हो जाएगा। क्लियर। अगले वाक्य में अगर हम देखते हैं तो दो सब्जेक्ट आपके जुड़े हुए हैं एंड से, लेकिन इसके साथ है ईच और इसके साथ है एवरी, तो भी दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो वर्ब पर ध्यान देना है। वर्ब वहां सिंगुलर होगी तो हैव नहीं, किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला कंसेप्ट है वही सेम, बॉय और गर्ल दो शब्द जुड़े हैं एंड के साथ, लेकिन डिटर्मिनर केवल पहले के साथ है यानी एवरी के साथ है। और मैंने आपसे कहा था चाहे दोनों के साथ आ जाए चाहे पहले के साथ आ जाए, ईच एवरी का मतलब ही होता है सिंगुलर। वर्ब आपको लगानी है तो दोस्तों यहां हैव नहीं बल्कि किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा। हैव का नहीं कर सकते आप यहां प्रयोग, ये विशेष ध्यान रखिएगा। हैव का प्रयोग नहीं हो सकता, यहां किसका होगा, हैज का प्रयोग होगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ, वर्ब का कंसेप्ट तो क्लियर हुआ।
अब थोड़ा सा समझिएगा, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपको, जैसे कि मैंने लिखा ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज completed the given project, completed ऐसे लिखेंगे his project, ये मान लीजिए लिखा गया और आपसे कहा गया बताओ सेंटेंस सही है कि गलत है। तो देखो एक एक पॉइंट पर ध्यान देना, यहां दो सब्जेक्ट आपके जुड़े हुए हैं दोस्तों, किसके साथ? एंड के साथ जुड़े हुए हैं। दो सब्जेक्ट है किसके साथ? एंड के साथ। दोनों के साथ लगा हुआ मिल रहा है हमें क्या? ईच लगा हुआ मिल रहा है। इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि ईच अगर लगा हुआ मिल रहा है तो कंसेप्ट आपका सिंगुलर होगा, तो यहां पर वर्ब सिंगुलर हो गई और प्रोनाउन एडजेक्टिव भी सिंगुलर हो गए। लेकिन हमने रूल क्या पढ़ा, इसको समझिएगा कि प्रोनाउन एडजेक्टिव जो होंगे वो बाद वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? बाद वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। और अगर ऐसा है तो यहां पर आप हिज का यूज कर रहे हैं और बाद वाला सब्जेक्ट गर्ल है, जिसके अनुसार हिज पॉसिबल नहीं है, आप किसका प्रयोग करोगे? यहां हर का प्रयोग करोगे। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। यह आपका पॉइंट ए रिलेटेड टू कंजंक्शन एंड। जो कंजंक्शन एंड को रिप्रेजेंट करता है क्या है, मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, पुनः बता देता हूं कि यदि मान लीजिए आपके दो सब्जेक्ट जो हैं वो जुड़े हुए हैं एंड से, दोनों के साथ डिटर्मिनर है, तो वर्ब, प्रोनाउन और एडजेक्टिव कैसे होंगे? प्लूरल होंगे। लेकिन यदि ये केस आपके ईच एवरी का होता है, तो यानी अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दोनों के साथ ईच एवरी में से कुछ भी लग जाए या केवल पहले के साथ भी लग जाए, तो आप ध्यान दीजिएगा वहां आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। लेकिन प्रोनाउन और एडजेक्टिव सिंगुलर तो होंगे, लेकिन किसके अनुसार होंगे? बाद वाले सब्जेक्ट यानी लेटर सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। ये विशेष ध्यान रखिएगा। ये है आपके एंड का पॉइंट ए, ये आपके पॉइंट ए है। इसमें हमने यहां पर ये हिज की जगह हर कर दिया था अकॉर्डिंग टू लेटर सब्जेक्ट। इसके बाद आता है माय डियर आपका पॉइंट बी। वो भी इसी प्रकार से डिटर्मिनर्स वगैरह और इनसे संबंधित है कि डिटर्मिनर अभी हमने पढ़ा कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दोनों के साथ डिटर्मिनर हो तो क्या होगा। यहां अब हम पढ़ेंगे अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों और केवल पहले के साथ डिटर्मिनर हो तो क्या होगा, और क्या इसके अगेंस्ट भी कोई रूल चलता है। लेकिन चूंकि सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के हमने आज बोथ एंड वाले कंसेप्ट में भी सीक्वेंस ऑफ पर्सन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव कैसे डिसाइड करें वो भी डिस्कस किया था, और एंड में डिटर्मिनर्स को लिखा है, और इसमें हमने साथ के साथ इसके पॉइंट ए को भी क्लियर किया है। तो इसको आप एक बार रिवाइज कीजिए। अगली क्लास में मैं आपसे इसके पॉइंट बी, सी, डी और ई इनके साथ वापस आपसे मिलूंगा। तब तक आप इसे रिवाइज करते रहिए, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आगे के कंसेप्ट में हम किसी प्रकार से उलझे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में आपसे, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू।